सो आयुर्वेद आयुर्वेद जो वर्ड है हम लोग कभी सुनते आ रहे हैं इतने लॉन्ग टाइम से। तो आयुर्वेद वर्ड का मीनिंग है आयुर मीन्स लाइफ एंड वेद मीन्स साइंस। दैट मीन्स लाइफ साइंस। आयुर्वेदा का अर्थ है जीवन का विज्ञान, लाइफ ऑफ साइंस ऑफ लाइफ। और ये है हमारा बहुत एंशियंट टेक्निक है। ऐसा नहीं है कि कोई अभी का कोई चीज़ है। ये बहुत मतलब अभी का कोई विज्ञान है, अभी की कोई मेडिसिन की टेक्निक है, वैसा कुछ नहीं है। ये वेदों से मिला हुआ ज्ञान है। बिकॉज आयुर्वेद जैसे कि उसके नाम से हमको समझ आता है, ये हमारे जो 4 वेद हैं उनमें से जो एक वेद है अथर्ववेद। आप जो 4 वेद को जानते होंगे, तो उनमें से जो अथर्ववेद है उसका उपवेद है आयुर्वेद। दैट मीन्स हमारे वेदों का ही एक भाग है, उसका ही एक पार्ट है आयुर्वेद। तो दैट मीन्स कोई नई टेक्निक तो है नहीं, इतने पुराने टाइम से चली आ रही। सिर्फ और सिर्फ हम आज के मॉडर्न लाइफ में थोड़ा सा आयुर्वेद से दूर हो गए हैं, एलोपैथी और दूसरी दूसरी चीज़ों की वजह से। क्विक हमको रिलीज चाहिए होता है, जल्दी से आराम चाहिए होता है किसी चीज़ में, अपनी बीमारियों से जल्दी से निजात चाहिए, क्विक रिलीज। तो उसकी वजह से हम क्या हो गए, आयुर्वेदा से थोड़े दूर हो गए। और कोई कई जगह पे ऐसा भी है कि हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या अच्छे डॉक्टर्स हमारे आसपास नहीं है, उस वजह से भी हम उसके मतलब उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी बोल सकता है। तो आयुर्वेद का अगर हिस्ट्री देखें या उसका ओरिजिन बोले, तो आयुर्वेद जैसे कि हमने वर्ड से समझ लिया साइंस ऑफ लाइफ, और उसका हिस्ट्री अगर देखते हैं तो ऐसे माना जाता है कि ये ब्रह्म के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। मतलब एक डिवाइन नॉलेज है, मतलब एक दिव्य ज्ञान है। ये मैन मेड नहीं है कि किसी साइंटिस्ट ने कुछ मेडिसिन का जड़ी बूटियां खोज के निकाली और उनसे बता दिया कि इससे ये चीज़ों का ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसे कुछ नहीं है। इसके बारे में बोला जाता है कि हम बोल ही नहीं सकते कि ये कितना पुराना है। जितने भी पीढ़ियां आई, जितने भी जनरेशन आए, उस सब में ये था आयुर्वेद। इसलिए बोला जाता है कि ये ब्रह्म के द्वारा दिया हुआ दिव्य ज्ञान है, एक डिवाइन नॉलेज है, और ये शाश्वत है। शाश्वत मीन्स जो हमेशा है। जितनी भी अब तक पीढ़ियां आई, सबने आयुर्वेद को अपने जमाने में, जैसे हम अपने दादा दादी, नाना नानी और उन लोग अपने माता पिता से सुनते आ रहे हैं कि हम आयुर्वेद के थ्रू हम ये चीज़ों को। एलोपैथी तो बहुत बाद में आया है। पहले आप लोगों ने भी देखा होगा, वैदिक टाइम में जड़ी बूटियों के थ्रू ही ट्रीटमेंट किए जाते थे। बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ी बूटियों से ट्रीट किया जाता था। इसका मतलब हम नहीं बोल सकते कितना पुराना है। जितनी भी जनरेशन आई उनके पहले से ही एग्जिस्ट था। तो कोई भी नहीं बता सकता कि ये कब नहीं था। पीढ़ी दर पीढ़ी ये भारतीय परंपरा के साथ है। तो आयुर्वेद लगभग हम मान सकते हैं 5000 ईयर्स से तो पहले का ही है। और ब्रह्म ने जब इसको ज्ञान, ऐसे बोला जाता है कि ब्रह्म ने दक्ष प्रजापति को ये ज्ञान दिया। ब्रह्म ने दक्ष प्रजापति को, जस्ट अ मिनट, इसमें हिस्ट्री में आप इस स्लाइड में आप देख पाएंगे, थोड़ा क्लियर नहीं है। ब्रह्म ने दक्ष प्रजापति को, और दक्ष ने अश्विन कुमार को, और अश्विन कुमार ने इंद्र को ये ज्ञान दिया। मतलब आयुर्वेद का जो जड़ी बूटियों का जो नॉलेज है, वो पहले ब्रह्म ने दक्ष प्रजापति को, दक्ष ने अश्विन कुमार को, और अश्विन कुमार ने इंद्र को दिया। और इंद्र के बाद में उनसे अलग अलग ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को सीखा। कैसे, क्यों जरूरत पड़ी? वैदिक टाइम में जब डिफरेंट टाइप के डिसीजेज होने लगे लोगों को, जब लोगों बीमारियों से गिरने लगे, तो उनकी वजह से क्या होने लगा, जैसे कि हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ का, मनुष्य के जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, टाइप कीजिए। किसी को भी अनम्यूट नहीं करना है। अगर किसी को पता है तो चारों आप कई बार पढ़ चुके होंगे अब तक कि ह्यूमन लाइफ के 4 मेजर जो गोल हैं, अल्टीमेट जो गोल हैं, वो कौन से हैं? टाइप कीजिए फास्ट, तब तक मैं दूसरी चीज़ बताती हूँ। तो ये है हमारा आयुर्वेद। अब इसके जो गोल हैं, जो 4 गोल हैं, उनको अचीव करने में लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी बीमारियों की वजह से। तो जल्दी टाइप कीजिए, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। तो लोगों को, जनसाधारण को अपने उन चारों गोल तक पहुंचने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों से घिरे थे, क्योंकि वो आयुर्वेदा से थोड़े दूर हो गए थे। तो इस वजह से वो अपने चारों गोल को अचीव करने में मुश्किल हो रही थी उन लोग को। इसलिए उस समय पे जो ऋषि मुनि थे, उनमें से कुछ मेन थे, जैसे कि धन्वंतरी, भारद्वाज, निमि, कश्यप ऋषि। इन लोगों ने जाके इंद्र से प्रार्थना की। जैसे कि हमको पता है एक चेन कहाँ से चले आ रही है, ब्रह्म, दक्ष प्रजापति, अश्विन कुमार, इंद्र।
किसी को भी नहीं पता कि 4 अल्टीमेट गोल कौन से हैं? आप अभी सेकंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हम सारी फिलोसफीज़ पढ़े होंगे, भारतीय दर्शन पढ़ा होगा, तो हमको पता है अ, भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग हर जो भी इतने भी दर्शन है, सबके अकॉर्डिंग मनुष्य की लाइफ के अल्टीमेट गोल क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना? तो हमारी हम जो मनी अर्न करते हैं, जो अर्निंग करते हैं, वो हमारी लाइफ का गोल है एक। ऐसी थोड़ी ना हम अर्निंग करते हैं। हर किसी की लाइफ में क्या होता है, हर कोई घर में खाना खाया और घर में बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हर कोई पुरुषार्थ करता है। ये 4 पुरुषार्थ हैं। 4 पुरुषार्थ कौन-कौन से हैं? धर्म, चलिए उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले 4 जो पुरुषार्थ हैं, उनको अचीव करने में प्रॉब्लम हो रहा था सब लोगों को, क्योंकि वो बीमारियों से घिरे हुए थे। तो उस समय के जो ऋषि मुनि थे, वैदिक समय के, उनमें थे धन्वंतरी, भरद्वाज, निमि, कश्यप, इन सभी ने जाके इंद्र से प्रार्थना की कि हमको वो जो दिव्य ज्ञान है हमको दीजिए, जिससे कि लोगों को हम प्रचार-प्रसार करें और लोगों को रोग मुक्त करें और उनको स्वस्थ जीवन जीने का तरीका बताएँ। तब इंद्र ने उनको उन ऋषियों को वो ज्ञान दिया और उन्होंने उस ज्ञान को आगे और प्रचार-प्रसार किया। अच्छा, आंसर नहीं पता था कोई इश्यू नहीं है, बट मेरी बात को आप क्लियरली सुन पा रहे हैं उसके लिए हैंड रेज़ कर दीजिए। आंसर नहीं पता था दैट मीन्स। चलिए याद रखिए, हमेशा मनुष्य की लाइफ के 4 अल्टीमेट गोल हैं, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर फिलॉसफी आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, अभी भी पढ़ रहे होंगे, उनके अकॉर्डिंग, सभी के अकॉर्डिंग सारी फिलॉसफीज़, योग दर्शन, सांख्य दर्शन सब यही बोलता है। अंत में हम किसके लिए इतना सब प्रयास करते हैं? योग क्यों कर रहे हैं? मोक्ष के लिए। मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? मोक्ष के लिए। तो अल्टीमेट गोल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है और मोक्ष केवल ईज़िली नहीं मिलता, उसके पहले के 3 करने पड़ते हैं कंप्लीट, तभी चौथा वाला अचीव होता है। अगर आपने सोचा कि मोक्ष मिल जाएगा मेडिटेशन करते-करते, तो नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आपने पहले के तीनों को अचीव करना सीखा ही नहीं। तो पहले के 3 ज़रूरी है, वो स्टेप्स हैं। वो तीनों स्टेप्स हैं, उनके थ्रू ही आप चौथे वाले पे जा सकते हो, फोर्थ वाले पे तभी पहुँचोगे जब पहले के 3 को क्रॉस करोगे। एकदम से जंप करके ऊपर वाले पे नहीं पहुँच सकते हो, ठीक है? तो मोक्ष पाना इतना आसान नहीं है। तो अब हम बात करें आयुर्वेद की। आयुर्वेद के भी अकॉर्डिंग हमारी लाइफ के 4 गोल हैं। तो अगर उनका कहना है, अगर हम बीमार रहेंगे, अगर हमारा शरीर रोगग्रस्त रहेगा, तो हम क्या धर्म या अर्थ या काम या मोक्ष किसी को भी प्राप्त कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। बेड पे पड़े रहेंगे, बीमारियों की वजह से परेशान रहेंगे, तो क्या अपनी लाइफ में क्या कर पाएँगे? मनी अर्न कर सकते हैं, घर से निकल सकते हैं ड्यूटी के लिए? नहीं निकल सकते ना। तो आयुर्वेद का ये रोल है कि जो स्वस्थ हैं उनको स्वस्थ रखना और जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर करना। तो इसलिए उस समय वैदिक टाइम के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इंद्र से प्रार्थना करके इस ज्ञान को प्राप्त किया और लोगों में उसका प्रचार-प्रसार किया। उनको जड़ी-बूटियाँ वगैरह बताई कि इन-इन जड़ी-बूटियों को आप खाया करो। जैसे आपके यहाँ पे भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह ने, आप जब छोटे थे तो आपको याद होगा। अच्छा, जिन हैंड रेज़ वो लोग करना जिन्होंने अपने दादा-दादी या नाना-नानी किसी से तो भी सुना है कि ये चीज़ खाने से ये अच्छा होता है। कोई भी जड़ी-बूटी हो, एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी। कुछ तो उन्होंने ऐसी चीज़ बताई होगी जो डॉक्टर्स के पास से नहीं पता चलती। हर एक घर में एक ग्रैंड पेरेंट्स ये चीज़ ज़रूर बताते हैं कि ये वाली जड़ी-बूटी से ये ठीक होता है। तो हमारे पास एट लीस्ट एक मेडिसिन सबको पता होती है। जैसे कि अभी के टाइम पे सभी को कुछ ना एक मेडिसिन पता होती है, वो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं उनसे रिलेट करती है। तो यही है आयुर्वेद। अब आयुर्वेद का डेफिनेशन क्या हुआ? मीनिंग तो हमने समझ लिया, वर्ड का मीनिंग भी समझा, इसका ओरिजिन कहाँ से आया, कितना पुराना है, अभी का नहीं है। आयुर्वेद ये एक दिव्य ज्ञान है, ईश्वर के द्वारा मिला हुआ ज्ञान है। ठीक है? अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। आयुर्वेद वह है जो जीवन से संबंधित है या जीवन के काल को बढ़ाता है, मतलब हमारी एज, लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करता है, वो है आयुर्वेद। Ayurveda is the science of life with the aim of attaining health and curing diseases of ill. मतलब अच्छी हेल्थ को पाना और जो डिसीज्ड हैं, जो बीमार हैं, जो इल हैं, उनको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना, ये है आयुर्वेद। तो इसके आयुर्वेद से अच्छा समझिए, ये तो समझ आ गया कि आयुर्वेद है। ये इतना सारा नॉलेज हम तक कहाँ से आया? आज के मॉडर्न लाइफ में हमको कैसे पता कि आयुर्वेद में इतनी सारी शक्तियाँ हैं और आयुर्वेद इतना अच्छा है? बिकॉज़ उस टाइम के 3 हमको बहुत अच्छे टेक्स्ट मिले हैं, ये तीनों। चरक संहिता, नोट डाउन करते होंगे तो नोट डाउन करते जाइए। मेन पॉइंट्स देखिए,
पीपीटी तो आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी, बट क्या होता है, आपने आज का क्लास अटेंड किया, आपने अच्छे से सुना, तो आपने रनिंग नोट्स क्या बनाए, आपने क्या पॉइंट्स को नोट डाउन किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पेजेस को चेंज करोगे तो आपको अगर ये तीनों पॉइंट दिख गए सामने कि हाँ मैम ने ये बताया था, एक्सप्लेनेशन भी याद आ जाता है पॉइंट्स को देख के, और आपके पास तो रिकॉर्डिंग भी है, प्लस पॉइंट है बहुत बड़ा। तो क्या होगा, आपके रनिंग नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे नोट्स बनाते टाइम। तो ये 3 हमको टेक्स्ट मिले हैं जिनकी वजह से आयुर्वेद का नॉलेज हम तक पहुँचा है, मतलब मॉडर्न टाइम तक पहुँचा है। वो है चरक संहिता, जो कि चरक के द्वारा लिखा हुआ है, सुश्रुत संहिता, एंड द थर्ड वन इज अष्टांग हृदयम संहिता। तो चरक चरक तो थे उस ज़माने के फिजिशियन, मतलब जनरल सारे हर्ब्स, सारे जड़ी बूटियों को जो पहचानते थे और उन्होंने उनके बारे में बताया, चरक। सुश्रुत थे उस टाइम के सर्जन, जो आजकल सर्जरीज होती हैं वो हमारे वैदिक टाइम से चले आ रही हैं सर्जरीज। मतलब भारत का इतिहास इतना रिच रहा है कि उसमें सर्जन उस जमाने से थे। सुश्रुत ने उस जमाने के सर्जन थे वो, और जो उन्होंने लिखी थी सुश्रुत संहिता। और जो तीसरा है अष्टांग हृदयम, अष्टांग हृदयम संहिता, वो लिखी थी वाघभट्ट ने। वाघभट्ट वो किसके थे, सुश्रुत के डिसाइपल थे वो, सुश्रुत के फॉलोअर थे, डिसाइपल थे उनके। इन ये 3 मेन टेक्स्ट हमको आयुर्वेद के मिले, जिसकी वजह से हम आज बैठ के ये डिस्कशन कर पा रहे हैं कि आयुर्वेद में ये हर्ब्स हैं, इस जड़ी बूटी से ये बेनिफिट होता है, इससे ये बीमारी ठीक होती है, उससे। हमने देखा होगा पहले के सीरियल में, सभी ने देखा है, तो जिसने देखा है वो हैंड रेज़ करेगा कि सांप ने काट लिया, स्पेसिफिकली किसी सांप ने काट लिया या किसी स्पेसिफिक इंसेक्ट ने बाइट कर दिया आपको, तो उसका कोई जड़ी बूटी या कोई ऐसी चीज़ जो डॉक्टर्स के पास नहीं होता, उसको लगाने से वो चीज़ ठीक हो जाती है। होता है छोटा-मोटा कोई इंसेक्ट काट देता है, तो सोचिए ये सब चीज़ें हमारे पास कहाँ से में आई? हमारे तो ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया, पर उनको किसने बताया? उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स या मदर फादर ने बताया। उनको किसने बताया? उनको उनके पहले की जनरेशन ने बताया। तो ये सिर्फ़ आगे बढ़ता चला जा रहा है, बट ये चीज़ बहुत पुरानी है। तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज़ से मेडिसिन का काम करता है आयुर्वेद। तो ये हुई 3 टेक्स्ट की बात, ठीक है। अब आयुर्वेद समझ लिया, डेफिनेशन समझ लिया, उसके 3 मेन टेक्स्ट समझ लिए कौन-कौन से, किसने लिखे हैं, और अब हम समझेंगे आयुर्वेद के 8 ब्रांचेस जिस पे काम करता है आयुर्वेदा। ब्रांचेस ऑफ ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेद में भी 8 ब्रांचेस हैं जिन ब्रांचेस के थ्रू काम होता है। जैसे आपने एलोपैथी में देखे होंगे ब्रांचेस के, कोई केवल हार्ट का डॉक्टर है, कोई केवल ब्रेन के लिए है, हाँ, कोई जनरल फिजिशियन है। तो ऐसे अलग-अलग जैसे ब्रांचेस होते हैं, कोई डेंटिस्ट है, कोई पीडियाट्रिशियन है, ऐसे ही आयुर्वेद में भी ब्रांचेस होते हैं। आयुर्वेद अपने आप में बहुत रिच है। तो अष्टांग आयुर्वेद बोला जाता है बिकॉज़ इसके 8 ब्रांचेस हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए, अष्टांग आयुर्वेद को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएँगे अगर आपने ये वर्ड नहीं सुना है या नोट्स बनाते टाइम उस पे फोकस नहीं किया है। सो अष्टांग आयुर्वेदा मीन्स 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा जिनके थ्रू आयुर्वेद वर्क करता है। तो जैसे कि काया चिकित्सा है, काया चिकित्सा क्या काम करता है, जनरल मेडिसिन के बारे में इसमें डिस्कशन, जनरल मेडिसिन पे इसमें वर्क होता है काया चिकित्सा में, सभी तरह के जनरल मेडिसिन। दूसरा शलाक्य चिकित्सा, पहले हम नाम पढ़ लेते बाद में उनका रोल समझ लेंगे। शलाक्य। तीसरा है शल्य, काया चिकित्सा, शलाक्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। उसके बाद अगाध तंत्र, अगाध तंत्र को विश्व विज्ञान भी बोला जाता है, मतलब दूसरा नाम अगर कहीं पढ़ने मिल गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व विज्ञान। फिफ्थ भूत विद्या, भूत विद्या इसमें 8 नंबर पे दिया हुआ है बस, ठीक है, सीक्वेंस से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। भूत विद्या, कुमार भृत्य, उसके बाद रसायन, वाजीकरण। 8 टाइप के ब्रांचेस हैं। अब वो 8 ब्रांचेस में क्या क्या काम हो रहे हैं वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहला है हमारा काया चिकित्सा। काया चिकित्सा में जनरल मेडिसिन और ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एरर्स, मतलब हमारे को समझिए पेट खराब हो गया या मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई भी डिसीज है, हमारे बॉडी के सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिसीज है, तो वो किस ब्रांच में आएगा, काया चिकित्सा में, कोई भी बॉडी का कोई भी सिस्टम। दूसरा शलाक्य चिकित्सा, शलाक्य मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी लिखा हुआ है, इसके अलावा ईयर, नोज, थ्रोट, मतलब ईएनटी। ईएनटी में क्या आता है, ईयर, नोज एंड थ्रोट। इनके अलावा आंखों का, मतलब हमने ईयर को कवर किया, नोज और हमारा थ्रोट। इनके अलावा चौथा हमारे आंखों की जो सर्जरीज वगैरह, सर्जरी नहीं हम ऐसे बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, वो भी आता है शलाक्य तंत्र में।
तीसरा है शल्य तंत्र। शल्य तंत्र मतलब सारी टाइप की सर्जरीज, वो आता है इस ब्रांच में, मतलब शल्य तंत्र में। फोर्थ इज अगाध तंत्र। अगाध मीन्स होता है टॉक्सिकोलॉजी, या इसको विष विज्ञान भी बोला जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। विष विज्ञान मतलब विष कैसे आएगा बॉडी में, जब हम विरुद्ध टाइप का आहार खा लेते हैं, विरुद्ध आहार। तो जैसे विरुद्ध आहार में क्या क्या चीजें आती है, आपको भी कुछ पता होंगी कि दूध के साथ में दही मना किया जाता है, रात के टाइम दही मना किया जाता है, और दूध के साथ सॉल्ट मना किया जाता है, मिल्क एंड सॉल्ट को कभी मिक्स नहीं करते, है ना। तो इस तरह के काफी विरुद्ध आहार है, गलती से बाय मिस्टेक या हमने इंटेंशनली खा लिए तो बॉडी में वो टॉक्सिन का काम करते हैं और बॉडी के सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इस तरह का जब भी इस तरह का कोई पॉइजनस जो चीजें उनका ट्रीटमेंट होता है, वो अगाध तंत्र के अंतर्गत आता है, मतलब विरोधी पदार्थ से होने वाला प्रॉब्लम। दूसरी बात, जैसे हमने कोई पुराना खाना वाना खा लिया, वो खाने से भी हमारी बॉडी में विष बन जाता है, वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन का काम करता है, पॉइजन का काम करता है। तो वो सारा भी आएगा अगाध तंत्र में, उसकी चिकित्सा अगाध तंत्र के अकॉर्डिंग होगी। और इसमें और भी दूसरे टाइप के विष आते हैं, जैसे कि स्नेक ने बाइट कर दिया, हाँ, डॉग बाइट हो गया, तो ऐसे में क्या करेंगे, वो कुछ जो हर्ब्स, जो कुछ वो मेडिसिन या जड़ी बूटियां यूज करेंगे, तो उन वो सब कहलाएंगी अगाध तंत्र के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो वहां पे विष पे काम हो रहा है, किसी तरह के बॉडी में विष बन चुका है आपकी बॉडी में। उसके बाद भूत विद्या। भूत विद्या, इसमें भूत विद्या में कोई भूत वगैरह, भूत प्रेत मतलब ऐसा नहीं, जैसे बोलते हैं ना ऊपर का कुछ ऐसी चीज होती है डॉक्टर नहीं समझ पाते, वैसा वाला मतलब आत्मा, जैसे कोई लोग मानते हैं। दूसरा मनोरोग, मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह, वो सब आएंगे भूत विद्या में, जो कि डॉक्टर्स नहीं समझ पाते कई बार, ऐसे कुछ ऊपरी चक्कर वगैरह इस टाइप की जो चीजें होती है ना, वो सब आता है भूत विद्या में, और मेंटल डिसऑर्डर्स भी साथ में। इसके अलावा कुमार भृत्य। कुमार भृत्य मतलब कुमार वर्ड से समझ आ रहा है कि बच्चों, बाल चिकित्सा इसको बोल सकते हैं, बाल चिकित्सा। बच्चों के छोटे जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बेबीज होते हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो कुमार भृत्य के अकॉर्डिंग के अंडर आएगा। वो एकदम इन्फेंट्स, छोटे बच्चों को हुए बराबर कुछ डिसीज हो गया, और कभी उनको कई कई सारे टाइप के डिसीजेज होते हैं, वो सब कुमार भृत्य में आएंगे। उसके बाद रसायन चिकित्सा, या इसको जरा चिकित्सा भी बोलते हैं। रसायन चिकित्सा को जरा चिकित्सा, जरा मतलब एज, बढ़ती उम्र जिसको बोलते हैं ना, ओल्ड एज। मतलब इसमें किस तरह के ट्रीटमेंट आएंगे, जो ओल्ड एज से रिलेटेड होंगे। जैसे किसी को अभी आपको रिंकल्स आ रहे हैं फेस पे, एज बढ़ रही, थोड़े रिंकल्स आ रहे हैं, तो रिंकल्स को दूर करने के लिए आप जो भी मेडिसिन वगैरह लोगे, वो सब आएंगे रसायन चिकित्सा में। मतलब वो ओल्ड एज के लिए जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं, वो सारा आएगा जरा चिकित्सा या रसायन चिकित्सा में। आठवां है बाजीकरण। बाजीकरण मतलब यूज्ड टू इंक्रीज सेक्सुअल कैपेबिलिटीज एंड पोटेंसी, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स पे वगैरह काम करने वाले जो डिसीजेज जो हो जाते हैं वहाँ के, उस पे जो मेडिसिन दिए जाते हैं, जो ट्रीटमेंट होता है, वो सारा बाजीकरण चिकित्सा में आएगा। तो इस तरह की 8 ब्रांचेस है, तो सोचिए कितना रिच है। हर तरह की ट्रीटमेंट, हर तरह के मेडिसिन, हर तरह की जड़ी बूटियां इसमें हैं अवेलेबल आयुर्वेद में। उसके बाद जैसे कि हमने सुना, अब स्टार्टिंग में ही जब आयुर्वेद जब स्टार्ट हुआ था, मतलब जब इसका ना, जब इस वैदिक काल में जब लोगों को इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इस दो दो क्लासेस में डिवाइड हो गया था। एक तो पुनर्वसु अत्रेय के इसमें, इस वाले पिक्चर में आपको समझ आएगा। एक तो पुनर्वसु अत्रेय, और दूसरा था धन्वंतरी। क्यों, किस क्या रीजन था, क्या लॉजिक था, क्या बेस था उनके डिवाइड होने का, मतलब आयुर्वेद तो अपने आप में एक है, फिर वो दो भाग में, दो स्कूल्स कैसे बने। एक था फिजिशियन का, और दूसरा था सर्जन्स का। तो सिंपल सी बात है, सर्जरी में कुछ सर्जरीज होती हैं, है ना, सर्जरीज में तो कुछ सर्जरीज होंगी, उसमें मेडिसिन नहीं होंगी, और दूसरा वाला मेडिसिन, इसलिए दो भाग हो गए। तो जो मेडिसिन वाला था वो पुनर्वसु अत्रेय के अंडर, और दूसरा जो धन्वंतरी थे वो सर्जन थे, वो इसलिए उसको सर्जरी के लिए उनके अंडर वो रहा आयुर्वेद। जैसे कि हमने धन्वंतरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अभी या फिर नहीं भी सुना होगा तो अभी सुन रहे हैं, लेकिन हमने धनत्रयोदशी, धनतेरस का नाम सभी ने सुना है क्या? हैंड रेस कीजिए, धनतेरस का नाम किस किसने सुना है? हाँ नहीं, जस्ट हैंड रेस कीजिए।
हैंड रेज़ कीजिए जस्ट। तो हम क्या करते हैं धनतेरस के दिन सबसे हमारा फ़ेवरेट काम होता है, हम कुछ गोल्ड की चीज़ खरीद लेते हैं, है ना? और कुछ यूटेंसिल्स किचन के लिए खरीदते हैं, तो हम मानते हैं कि आज धनतेरस कंप्लीट हुआ। अगर हमने कुछ नहीं खरीद पाया तो हम सोचते हैं कि नहीं धनत्रयोदशी के दिन हमने कुछ नहीं खरीदा बिकॉज़ उस दिन तो वो मान्यता होती है कि कुछ ना कुछ खरीदना होता है। जबकि वो उसका क्या बेस है आइडिया नहीं है, बट एक मान्यता ऐसी है, एक ऐसी मान्यता है धनत्रयोदशी के लिए कि धनतेरस का त्योहार जो जो आयुर्वेद के जो चिकित्सा के जो जनक हैं बोलना चाहिए, या चिकित्सा के देवता बोल सकते हैं आयुर्वेद में, धन्वंतरी जिनका नाम अभी हमने पढ़ा, उनको उनसे प्रार्थना करने के लिए वो दिन मनाया जाता है कि धनतेरस पे भक्त जो होते हैं वो आयुर्वेद के माध्यम से अपनी पुरानी डिसीजेस को क्योर करने के लिए उन धन्वंतरी देवता की प्रार्थना करते हैं कि हमारी सारी डिसीजेस ठीक हो जाएं, और उस दिन को इसलिए मनाया जाता है, ऐसी एक मान्यता है। तो ऐसा माना जाता है कि उनका जब जन्म हुआ था धन्वंतरी देवता का, जो कि कौन है हमारे आयुर्वेद के देवता, आयुर्वेद चिकित्सा के देवता। तो उनका जन्म जब हुआ था तो समुद्र मंथन में जब वो प्रकट हुए थे, तो उनके एक हाथ में आयुर्वेद की पुस्तक और दूसरे हाथ में अमृत, 2 चीज़ें थी। इसलिए उनको देवता माना जाता है आयुर्वेद का, और उनसे प्रार्थना की जाती है धनत्रयोदशी के दिन कि हम सभी स्वस्थ रहें और हमारी पुरानी जो भी डिसीज़ेज़ हैं ठीक हो जाए। ऐसी मान्यता है, जबकि हमने पता नहीं वो कितना मतलब काफ़ी एक सॉलिड ये है, लेकिन हम लोगों ने उसका नाम चेंज करके धीरे-धीरे धन्वंतरी को चेंज करके धन से कनेक्ट कर दिया। धन मतलब पैसा, और पैसे को फिर धीरे-धीरे सोने से कनेक्ट कर दिया, फिर सोने की चीज़ें खरीदी जाने लगी कि सोना खरीदना चाहिए। उस मान्यता में कितना बेस है, नहीं है, वो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये एक मान्यता है कि धन्वंतरी देवता के नाम पे धनत्रयोदशी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं पता होगी अगर, तो ऐसी भी एक स्ट्रॉन्ग मानी जाती है इस बात को। अब आते हैं, हमने पढ़ लिया है सारी चीज़ें हमने समझ ली, आयुर्वेदा का ओरिजिन भी समझ लिया, उसके 8 ब्रांचेस के बारे में पढ़ लिया। अब आएँगे एम, मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है आयुर्वेद का? Ayurveda is the science of life, as we all know, with the aim of attaining with the aim of attaining हेल्थ एंड क्योरिंग डिसीजेस। मतलब आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, जो हेल्दी पर्सन है उनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए भी उनके पास जड़ी बूटियां हैं कि उनका एज जल्दी ना बढ़े, वो हेल्दी रहें, वो अच्छे रहें, पूरे फिजिकली फिट रहे वो लोग, तो उसके लिए भी मेडिसिन है, और अगर कोई डिसीज होती है उसको क्योर करने के लिए भी उनके पास मेडिसिन है, और यही उनका एम है। धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलम उत्तमम। मतलब उसके अलावा हम जो हमारे जो 4 अल्टीमेट गोल हैं, उनको हम अचीव कर पाएँ। क्यों? कैसे अचीव कर पाएँगे? आयुर्वेद जब हम अपना लेंगे, तो हम हेल्दी रहेंगे। जड़ी-बूटियों को और जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनको यूज़ करके हम हेल्दी रहेंगे, और अगर फिर भी कोई डिसीज़ होता है, तो उसको भी हम आयुर्वेद के थ्रू ठीक कर सकते हैं, और अपनी लाइफ़ के जो 4 अल्टीमेट गोल हैं या 4 पुरुषार्थ हैं, वो सारा हम कर पाएँगे। तो 4 पुरुषार्थ हैं हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसलिए वो श्लोक दिया हुआ है चरक संहिता में, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलमुत्तमम। तो इस तरीके से लाइफ, आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ विद द एम ऑफ अटेनिंग हेल्थ एंड क्योरिंग डिसीजेस। मतलब अच्छी हेल्थ भी पाना है और डिसीजेस को क्योर भी करता है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है धर्म, अर्थ और काम को अचीव करना। तो इनमें से पहला है धर्म। धर्म का मतलब क्या हुआ, कैसे हम आयुर्वेद के थ्रू कर सकते हैं? अगर हम हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो हम इनमें से चारों में से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला है हमारा धर्म। धर्म मतलब अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से करना। लाइक आप अगर फैमिली में हैं तो अपने फैमिली मेंबर के लिए आपका जो कर्तव्य है वो आपका धर्म है। धर्म का मतलब कोई रिलीजन से नहीं होता, जो जिस भी रिलीजन का हो वो अपने उनकी जो लाइबिलिटीज हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको कंप्लीट करना अच्छे से, दैट इज धर्म। डिटरमाइन द पाथ ऑफ लाइफ करेक्टली, अपनी लाइफ धर्म को, ड्यूटी का पालन करना करेक्ट वे में, वो है धर्म। दूसरा है अर्थ। अर्थ मीन्स मनी। अर्थ का मतलब है मनी। मनी इज द एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, बट मनी इज नॉट द ओनली एसेंशियल थिंग। मतलब पैसा ज़रूरी तो है, पर इतना भी ज़रूरी नहीं है कि उसके अलावा हम दूसरी चीज़ों को सेकेंडरी समझने लगे। इतना भी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो है क्योंकि बेसिक नीड्स तो पैसे के बिना फुलफिल नहीं हो सकते,
है ना? तो ज़रूरी तो है, बट हम उसको पहली ज़रूरत ऐसा नहीं मान सकते। तो उसके लिए क्या होता है, कई बार पैसा कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए, अर्थोपार्जन करने के लिए लोग गलत इस तरीके भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हम भी देख रहे हैं कि पैसे के लिए क्या नहीं कर रहे लोग। पैसा उधर से मिल जाएगा तो कुछ भी कर दो, कुछ भी किसी के लिए खराब चीज़ें कर दो, किसी को भी धोखा दे दो, चीटिंग कर लो उसके साथ में। तो अगर वो पैसा गलत तरीके से आ रहा है, तो वो आपका जो दूसरा पुरुषार्थ है वो कंप्लीट नहीं होगा। मतलब करेक्ट वे से ही मनी अर्न करना चाहिए। दैट मीन्स सिलेक्ट द राइट पाथ टू अर्न मनी। तो ही आपका पुरुषार्थ कंप्लीट हुआ, तो ही मोक्ष मिलेगा। अगर हम सोचेंगे मेडिटेशन करके मोक्ष मिल जाए तो नहीं मिलेगा। उसके पहले की जो सीढ़ियां हैं उनको स्टेप्स को क्रॉस करना पड़ेगा करेक्ट वे में। मतलब पहली सीढ़ी है धर्म, दूसरी सीढ़ी है अर्थ। आपके घर में जो पैसा आ रहा है वो सही सोर्स से आ रहा है या नहीं, वो करेक्ट तरीके से आ रहा है या नहीं, उसके लिए हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, वो इंश्योर करना, वो मेक श्योर करना हमारा काम है। कि लालच की वजह से हम सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होता, कैसे भी कमा लो, पैसा तो ज़रूरी है लाइफ के लिए, तो इतना भी ज़रूरी नहीं है कि गलत तरीके से कमाया जाए। तीसरा है काम। काम का मतलब होता है डिज़ायर्स। काम का मतलब होता है डिज़ायर्स। जितनी भी इच्छाएँ हमारी हैं इस सांसारिक जीवन में, इस मटेरियलिस्टिक जीवन में रह के, जो भी इच्छाएँ हमारी होती हैं, उनको हम जो फुलफ़िल करते हैं, वो कहलाता है काम। तो काम को, इच्छाओं को पूरा करने में भी कोई गलत तरीका इस्तेमाल ना करे तो ही पुरुषार्थ होगा। मतलब वन शुड फुलफिल द साइकोसोमैटिक डिजायर्स बाय सिलेक्टिंग द राइट पाथ ओनली। मतलब हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, इच्छाएं तो सभी की है लाइफ में, हम काम करते हैं, पैसा लाते हैं, घर में पैसा आता है तो हम सोचते हैं कि उससे ये खरीदें वो खरीदें, टूर पे चले जाएं, और बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हमारे मन में आती है। मटेरियलिस्टिक जिंदगी जीव इसमें है, संसार में तो हमारे मन में भी आती है, बट वो इच्छाएं लिमिटेड होनी चाहिए। और वो किस तरीके से फुलफिल करनी है उसकी लिए तो आप कोई गलत चीजें तरीके से करके तो नहीं अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, वो भी मेक श्योर करना हमारा काम है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी गलत या अनुचित तरीके का इस्तेमाल नहीं करना है। तो वो तीसरा पुरुषार्थ हुआ। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज मोक्ष। चौथा और आखिरी जो कि मोक्ष है, वो इन तीनों को अगर आपने सही तरीके से किया पहले वाले, तो ही चौथा वाला अचीव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू अटेन मोक्ष, मुक्ति, द लिबरेशन। क्यों नहीं होगा चौथा वाला? अगर हमने बहुत सारे कर्मास क्रिएट करके रख दिए, गलत तरीके से धन कमाया, उसको गलत चीजों पे खर्च किया, मतलब काम, काम मतलब बहुत सारी मन में इच्छाएं, वासनाएं, तो गलत तरीके से कमाया हुआ धन गलत तरीके से हमने दूसरे दूसरे अपने डिजायर्स पे खर्च किया, तो हमारे हो गए कर्मास क्रिएट। कर्मास के चक्कर से, संसार के बंधन से हम छूट ही नहीं पाए, और हमको दूसरा तीसरा चौथा बर्थ मिलता रहेगा और हम मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि अपने चारों पुरुषार्थ को सही तरीके से करने वाला एंड में जरूर मोक्ष तक पहुंच सकता है, बिना इस संसार को छोड़े, इसी जीवन में रहते हुए, सांसारिक जिंदगी जीते हुए। तो आयुर्वेदा के ये चार अल्टीमेट गोल हैं। ये भी, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आए, अगर आयुर्वेद पे ही बड़ा क्वेश्चन आए तो इनको आपने एड ऑन करना है उसमें। In other words, the aim of Ayurveda is to maintenance of health of healthy person and curing the disease of the ill. जैसे योग क्या करता है, योग क्या करता है, मन की अशुद्धियों को दूर करता है। पतंजलि के अकॉर्डिंग क्या उन्होंने दिया है, योग चित्तवृत्ति निरोध। मतलब मन में जो चित्त में या मन में जो वृत्तियां आती हैं, जो अशुद्धियां आती हैं, उनका निरोध कौन करता है? योग करता है। लेकिन आयुर्वेद क्या करता है, शरीर में जो अशुद्धियां हैं उनको जड़ी बूटियों के थ्रू, नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू दूर करने का काम आयुर्वेदा करता है। तो दोनों आपस में रिलेटेड ही हुए ना, वो मन की अशुद्धियों को दूर कर रहा है योग, और ये शरीर की अशुद्धियों को। तो इस तरह से आयुर्वेद हमारे शरीर की शुद्धि पर ध्यान ज्यादा देता है। अब कंसेप्ट ऑफ डिसीज इन आयुर्वेदा, जस्ट अ मिनट, स्कूल्स पढ़ लिया, चरक के बारे में दिया है, सुश्रुत, वाग्भट, तीनों का। इस पे सिद्धांत हम कल पढ़ेंगे, पहले हम दूसरी चीजें पढ़ लेते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं आयुर्वेदा के। ब्रांचेस, कंपोनेंट्स पढ़ लिया है ऑलरेडी, हिस्ट्री पे ही रहते हैं। कंसेप्ट ऑफ डिसीजेस, डिसीज का क्या कंसेप्ट बताया आयुर्वेदा ने? जैसे हम एलोपैथी की अगर बात करें तो एलोपैथी आपको लगता है कि किसी चीज का ट्रीटमेंट करती है,
ट्रीटमेंट इन द सेंस, ट्रीटमेंट एक सेंस में होता है कि अगर कोई डिसीज बहुत बढ़ गया है तो सर्जरी कर देंगे और उस पार्ट को निकाल देंगे। जैसे कि किसी को कैंसर हो गया है तो सर्जरी करके उतने सेल्स जो डैमेज हो चुके हैं और जो बढ़ के और बाकी सेल्स को भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं या अपनी मल्टीप्लाई होकर पूरी बॉडी में स्प्रेड होने वाले हैं, तो उतने पोर्शन को कट कर देते हैं। स्टार्टिंग अगर फेज है तो मेडिसिन से क्योर किया जाता है और मतलब उसको बढ़ने से रोका जाता है। हम ये नहीं बोल सकते कि वो कैंसर को ठीक कर रही है मेडिसिन जाके, वो उसके सिम्टम्स को बढ़ने से रोक रही है अगर इनिशियल लेवल पे। अगर ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है बॉडी में तो उस पोर्शन को कट करके निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। यही होता है ना एलोपैथी में। बट अगर मतलब उनमें डिसीज़ का कांसेप्ट क्या है या किसी चीज़ को ट्रीटमेंट का कांसेप्ट क्या है कि उस जो सिम्पटम्स हैं उनको सप्रेस कर दो, उनको दबाओ, उनको वो नहीं दिखेंगे फिर आपको। अगर आपको खाँसी है और आपने एलोपैथी का मेडिसिन लिया, तो क्या होगा? आपको वो हमको पता है ना कि उससे पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, वो थोड़े दिन बाद फिर से हो सकती है, ठीक है? लेकिन या फिर ठीक है, आपको उस वक़्त ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको अगर बार-बार ऐसे ही खाँसी होती रहती है या आपके लंग्स वीक है, तो फिर आप उसका लंबा ट्रीटमेंट करेंगे क्या एलोपैथी में? कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो 6 महीने, 8 महीने लेने के बाद आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग बना देगा? ऐसे पॉसिबल है? अगर नो है तो हैंड रेज़ कर दीजिए, नहीं है ट्रीटमेंट ऐसा कोई। हाँ, ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो हमारे को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई चीज़ हो गई है, तो वो उसको सर्जरी के द्वारा या मेडिसिन्स के द्वारा उस वक़्त के लिए ठीक कर सकते हैं। बट आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग डिसीज़ का कांसेप्ट क्या है? डिसीज़ेज़ आर कॉज़्ड ड्यू टू इंटरनल इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोषा। मतलब उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में 3 टाइप के दोषाज़ हैं, जो कि वात, पित्त और कफ कहलाते हैं। उनमें अगर इम्बैलेंस हुआ तो हमारी बॉडी में रोग या डिसीज़ हो जाता है। ये कांसेप्ट है। मतलब उन्होंने बात की है डिसीज़ के रूट कॉज़ के बारे में कि डिसीज़ का रूट कॉज़ क्या है, वहाँ तक जाएँगे। क्या इम्बैलेंस हो रहा है, उसको फिक्स करेंगे, उसको ठीक करेंगे। तो ये उनके अकॉर्डिंग डिसीज़ का कांसेप्ट ये है कि हमारी बॉडी में दोषों के इम्बैलेंस होने की वजह से रोग होता है। दूसरा, बॉडी में एनर्जी का जो लेवल है, जो एनर्जी है हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में एक एनर्जी फ्लो होती है। वो एनर्जी जब प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाती पूरी बॉडी में, कहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो रही है, कहीं पे उसमें अड़चन आ रही है, तो उसके फ्लो के प्रॉपर ना होने की वजह से हमारी बॉडी में डिसीज़ेज़ होते हैं। तीसरा, ये डिसीज़ का उन्होंने रीज़न पता कर लिया कि कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, फ्लो इम्बैलेंस हो रहा है, वात, पित्त, कफ इम्बैलेंस हो रहा है। मतलब हमारी बॉडी जिन कंपोनेंट से बनी है ना, उनमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उनमें कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, वो बैलेंस में नहीं है ना? वात, पित्त, कफ हमारी बॉडी में सब कुछ है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कुछ है नहीं, है ऑलरेडी, बट वो समता में रहता है, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। लेकिन जैसे ही वो बैलेंस में नहीं रहे, तो डिसीज़ हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि कैसे ठीक होता है आयुर्वेदा में, क्या कांसेप्ट है ठीक करने का। वो फूड, स्लीप और अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू उन चीज़ों को बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको पूछेंगे कि आप कितने घंटे सोते हैं, आपकी नींद प्रॉपर है या नहीं, आपका पेट ठीक है या नहीं। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो सबसे पहले आपको पेट साफ करने के लिए मेडिसिन दी जाएगी, अदरवाइज उनके मेडिसिन काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है सारे सिस्टम्स का बेस है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो स्टार्ट ही करते हैं फूड से, स्लीप से और अपने नेचुरल रिसोर्सेज से। तो इस तरीके से वो डिसीज के रूट कॉज तक जाके अंदर से हमारी बॉडी को आयुर्वेद क्या करता है, हमारी बॉडी का को नेचुरल डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी में। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में खुद ही बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है। अगर हम उस नेचुरल डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखें तो कोई डिसीज जब अटैक करती है तो खुद ब खुद उससे फाइट करके उस डिसीज को वहां खत्म कर देता है। तो हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो खुद ही बीमारियों से लड़ सकता है, हमको बीमारियां होंगी ही नहीं। इसके लिए हमको क्या करना है, अपने आप को, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखना है। वो कैसे होगा? हमारा हेल्दी लाइफ स्टाइल से, हम नेचुरल रिसोर्सेज कितना यूज करते हैं, कितना आर्टिफिशियल चीजें यूज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारी बॉडी का हेल्दी एंड अनहेल्दी रहना। तो ये आयुर्वेदा का कंसेप्ट है डिसीज के लिए। अब नेक्स्ट हमारी बात आएगी, हमने जो मेन मतलब इंट्रोडक्शन हमने आयुर्वेद का पढ़ लिया। आयुर्वेद इनकम्प्लीट है जब तक उसके बेसिक प्रिंसिपल्स की बात ना की जाए। तो बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे होंगे स्टार्ट कल। इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हुए, उनको हम कल स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ यहाँ पे।